मंच और किशोरी जागरण मंच से मुझे आमंत्रित किया इस कार्य के लिए। मेरा सौभाग्य कि आप लोगों ने मुझे चुना। आप लोगों ने इतनी तारीफों की पुल बांध दी है, जिस योग्य हम लोग नहीं है। गुरुदेव का ही सब प्रेम है और आप लोगों का प्रेम है कि हम लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को, हमें कोई योग्यता नहीं और आप लोगों ने हमको यहाँ पे बुला करके इस मुकाम पर बिठाया है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है भैया? एकदम क्लियर है, आप चालू रखिए। जी भैया। गायत्री धाम सेंधवा की तपोभूमि में विगत 15 वर्षों से काम करने का मौका मिला है, जैसा दीदी ने कहा। और श्रद्धेय पंडित जी जो खुद एक बहुत ही उच्च कोटि के साधक है और जिन्होंने विगत 20 वर्षों से इस गायत्री तपोभूमि में अपना तप लगा करके इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया, हमारे सौभाग्य उनके सानिध्य से हमें इतना बड़ा कार्य करने का मौका मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। तो आज जो भी हम कुछ है श्रद्धेय पंडित जी, गुरुदेव माता जी के बदौलत है। आइए सूक्ष्म सत्ता में विराजित परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का भाव भरा आह्वान करते हैं कि वो सूक्ष्म चेतना सदैव हमें इस गुरु कार्य के लिए, इस राष्ट्र कार्य के लिए हमारी प्रतिभा को, हमारे एक एक जीवन के क्षण को इस गुरु कार्य में लगाए। इसी श्रद्धा के साथ आइए एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सदन में उपस्थित सभी परिजन, जितने भी बहनें हैं हमारी और भाई लोग हैं, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज का विषय जैसे नारी जागरण की अभी जो बातें चल रही है, तो मुझे विषय दिया गया था नारी स्वास्थ्य के ऊपर। किसी भी समाज की धुरी या आधार जो है वो नारी को कहा जाता है। अगर किसी समाज के, किसी राष्ट्र के, किसी विश्व को अगर हमें ऊंचा उठाना है तो नारी को हम लोग उसमें आगे हम लोग गिन सकते हैं कि नारी की प्रतिभा का, नारी की संवेदनाओं का, नारी की विशिष्ट गुणों के कारण नारी हमारे संपूर्ण राष्ट्र को विश्व की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। जैसे कि हम देखते हैं परिवार में, एक छोटे से परिवार का निर्माण जब एक नारी करती है तो स्वस्थ नारी ही स्वस्थ समाज का, स्वस्थ परिवार का और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। उसी के द्वारा एक संपूर्ण विश्व स्वस्थ बन सकता है। तो नारी की स्वास्थ्य की महत्ता आज के युग में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। क्योंकि हम लोग विभिन्न शिविरों के माध्यम से यहाँ पे देखते रहते हैं, क्योंकि हम आज आपको जो भी बातें बताएंगे वो कहीं हमने किताबों में पढ़ करके नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने नेचुरोपैथी में जो हमारी यहाँ बहनें आती है उनमें हम लोगों ने जो समस्या देखी उसके ऊपर रिसर्च किया और उसके ऊपर विभिन्न हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल अनुभव करके उनकी जो बीमारियां थी बहनों की उसको ठीक करिए। उसी के आधार पर आज हम लोग आपसे बात करेंगे। और श्रद्धेय पंडित जी का तो इस आयुर्वेद में, पंचकर्म में, पंचगव्य चिकित्सा में विशेष पंडित जी का उसमें सहयोग रहा है। उनके सानिध्य में हम लोगों ने सीखा है। तो वही सब थोड़ी बहुत बातें जो मैं आपको इसमें माध्यम से बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं आज के समाज की धुरी। अगर आज समाज में महिला अस्वस्थ है, अगर महिला असभ्य है, क्योंकि आज हमारी जो जनरेशन उसकी 50% जो आबादी आज महिला है, तो महिला को हम अलग रख करके किसी भी राष्ट्र की, किसी भी संपन्न राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। एक सशक्त राष्ट्र की और एक समृद्ध राष्ट्र की और एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो जिसके लिए नारी का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो नारी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृत होना बहुत आवश्यक है। अभी क्या हो गया कुछ समय में समाज में कुछ विकृतियां जो आ गई है, जैसे एक हम लोगों की एक भाग दौड़ भरी वाली जिंदगी हो गई है। कंटिन्यू हम लोग दौड़ रहे हैं, वैभव इतना बढ़ रहा है, संसाधन बढ़ रहे हैं, पर व्यक्ति फिर भी सुखी नहीं है और ना वो उस तरीके से जिसको जीवन के लिए, जिस उद्देश्य को लेकर के वो जी रहा है, पर वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। क्योंकि समाज में बहुत सारी विकृतियां फैल चुकी है। हम लोग देखें पॉल्यूशन है चारों ओर, समाज में परिवार विघटित हो रहे हैं, परिवार छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया है। पहले क्या होता था, समाज में परिवार हिल मिल करके रहते थे। घर में दादा दादी, ताऊ ताई जी परिवार रहता था, तो परिवार में सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा लोड आ जाता है। आज क्या होता है, बहनें सिंगल है और कुछ उसमें से तो अधिकांश बहनें जो है जॉब करती है। तो जॉब की वजह से क्या होता है, घर भी संभालना है, ड्यूटी पे भी जाना है, जॉब भी करना है, तो बहनें अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है। और सबसे ज्यादा अगर अभी हम लोग नेचुरोपैथी में जैसे हम लोग देखते हैं, जो बहनें अधिकतर आती है हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, तो आज की समस्या अगर हम देखे जाए तो सबसे बड़ी समस्या है मासिक, जो अनियमित मासिक होता है, पीसीओडी, पीसीओसी आदि जो करके है, थायराइड संबंधित, हार्मोन संबंधित जो समस्याएं आज की नई बेटियां, जो नई जनरेशन है, टीनेजर्स है, उनमें हमको देखने को मिलती है।
और जिसका मुख्य कारण है अनियमित खान पान, अनियमित दिनचर्या और जो लाइफस्टाइल है उन लोगों की, उस वजह से काफी चेंजेस जीवन में आ रहे हैं। और अभी जो बच्चियां छोटी छोटी आती है जिनकी अभी उम्र ही 14-15 साल की है, 16 साल की है, तो उनको बहुत सारी समस्याएं हार्मोन से रिलेटेड देखने को मिलती है। तो आज हम लोग उसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक हम लोग उसका कारण ढूंढेंगे, उसका निराकरण कैसे कर सकते हैं, किन कारणों से बीमारियां हो रही हैं, बीमारियों का उपचार हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, जिसमें हम पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, साथ में आहार चिकित्सा, इन सब चिकित्साओं के माध्यम से उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो आज पीसीओडी, पीसीओसी यानी मासिक धर्म संबंधी जो समस्याएं बहनों में वो अधिक देखने को मिलती है, जिसमें सबसे ज्यादा होती है बहनों की, हम लोगों की भौतिक जिंदगी की तरफ वो बहुत ज्यादा अग्रसर हो गए हैं ना। आज संसाधन बढ़ गए हैं, मेहनत जो होती थी वो कम होने लग गई। पहले शारीरिक श्रम अधिक होता था, आज बौद्धिक श्रम हमारी बहनें ज्यादा करती, शारीरिक श्रम की अपेक्षा बौद्धिक श्रम ज्यादा हो चुका है। तो शरीर की जो हमारे पार्ट्स होते हैं उनका पहले नेचुरल तरीके से हम लोग जैसे देखते थे कि उनके आसन प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, नेचुरल तरीके से सब चीजें हो जाती थी। बहनें चक्की चला लेती थी तो कटी भाग का पूरा आसन उनका हो जाता था, बहनें कुएं से पानी निकाल लेती थी तो उनके आसन हो जाते थे। पर आज ये सब चीजें हम लोगों को संभव नहीं लगती, क्योंकि आज के समय में ये सब चीजें करना संभव नहीं, क्योंकि लाइफ फास्ट हो चुकी है, समय के साथ हमको चलना भी आवश्यक है। तो कुछ ऐसी चीजें जिसको हम लोग करके स्वस्थ भी रहे और समाज में अपने परिवार को भी स्वस्थ रखे, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि उन कारणों को ढूंढे और कारणों को दूर करने की कोशिश करें। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग हम लोग ट्रीटमेंट आप लोगों को इसमें बताने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा नाभिक क्षेत्र होता है, कटी भाग, जिसे हम लोग मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र का हम लोग केंद्र बिंदु कहते हैं। और ऋषिगण भी कहते हैं कि जो स्वादिष्टान, जब किसी उच्च स्तर की साधनाओं के लिए जब किसी ऋषिगण या कोई बहुत बड़ी विभूतियां आगे बढ़ती है, तो जो मूलाधार में हमारी सोई हुई सुषुप्त शक्तियां होती है, जिसे हम कुंडलिनी महामाया कहते हैं, तो इसी सुषुप्त शक्ति के द्वारा वो आगे बढ़ती है। तो जब किसी को इस क्षेत्र को हम लोग अगर अनदेखा कर ले, आज बहनों में ज्यादा करके जो समस्या है इसी क्षेत्र से रिलेटेड है। और वो क्षेत्र कौन सा है, नाभि से लेकर के हम लोगों का जो यूरिन वाला पार्ट होता है वहां तक की जो मलमूत्र त्यागने के जो स्थान होते हैं, वहां तक की हमारी इसमें बहनों के लिए बहुत ज्यादा, जो अगर बहनें सावधानी रख ले इस चीज से रिलेटेड, तो उनको काफी समस्याओं का समाधान नहीं करना पड़ेगा। आपने देखा ही होगा कि बहनें जो माता होती है, बहनें होती है, उसका सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट माना जाता है नाभि क्षेत्र माना जाता है। क्योंकि देखिए नाभि के माध्यम से एक बहन अपने गर्भ में 9 माह के शिशु को जन्म देती है, 9 माह तक वो गर्भ में उसका भरण पोषण पालन करती है। हर महीने हर मासिक स्त्राव के समय वो दूषित रक्त को बाहर निकाला जाता है इसी यूट्रस के माध्यम से। और इसी यूट्रस में वो डिंब ग्रंथियां विकसित होती है, और जिससे हम लोगों को आगे चल करके बहुत सारी समस्याओं का सामना इसी ग्रंथियों से होता है। तो इन ग्रंथियों को, इस पार्ट्स को हम लोग प्रॉपर कैसे मैनेज करें, कुछ क्रियाओं के माध्यम से, कुछ चिकित्सा के माध्यम से, कुछ योग के माध्यम से, उन चीजों को समझना जरूरी है। और खास करके ध्यान रखना है बहनों को, विशेष करके मासिक के समय भी हम लोग क्या करते हैं, बहनें अधिकतर समय हम लोग अभी, क्योंकि बहनें क्या हो, अभी पहले होता था कि जब 4 दिन का समय होता था मासिक का, तो बहनों को विश्राम करने दिया जाता था, उनको एक रूम में या एक साइड में उनको बिठा दिया जाता था, उनको किसी भी प्रकार की चीजों को सम्मिलित होने में, उनको जैसे पूजा में वो सम्मिलित नहीं हो सकती, कठिन काम नहीं कर सकती है, भोजन आदि उनको नहीं बनाना होता था। तो ये ऋषियों की कुछ ऐसी परंपरा हम लोगों की, हम लोग इसको बोलते हैं कि ये तो पुरानी बातें हैं, घिसी हुई बातें नहीं, इसके पीछे हर चीज के पीछे विज्ञान था। कि 4 दिन बहनों को विश्राम इसलिए करने दिया जाता था क्योंकि शारीरिक क्षमता उस समय कम होती थी काम करने की। इस समय हार्मोन्स जो निकलते हैं बॉडी से, तो उससे जो उसमें कुछ ऐसे निगेटिव एनर्जी भी होती है जो उसके संपर्क में आता है, तो उनको भी उन चीजों का नुकसान होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें होती है 4 दिन के मासिक में। तो आज हम लोग देखते हैं कि बहनों में बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो उस समय क्या करना है, 4 दिन किसी भी तरीके कोशिश करना है कि हम 4 दिन का विश्राम करें, नहीं कर 4 दिन तो कम से कम 3 दिन हम लोग पूर्णतः विश्राम की स्थिति में रहे। आप घर के छोटे मोटे काम कर सकते हैं, और जो कठिन काम होते हैं वो काम आपको नहीं करना है, ट्रेवलिंग नहीं करना है, ऑफिस वगैरह में भी आप जा रहे हैं तो बहुत सारा हम लोगों को रश में से निकलना होता है, तो उन सब चीजों का प्रभाव हमारी नाभिक क्षेत्र पे पड़ता है। उस समय नाभिक क्षेत्र हमारा बहुत कमजोर और सेंसिटिव होता है 4 दिनों के अंतर्गत। तो जो बहनें इन चीजों का थोड़ा सा सावधानी रख करके अगर अपनी दिनचर्या का पालन करेगी तो काफी सारी समस्याओं से बच सकते हैं। कटी भाग का जो प्रदेश होता है, नाभि को हमारे माताओं बहनों के लिए सबसे मेन बिंदु कहा गया है।
वैसे तो नाभि बच्चा भी जब जुड़ा होता है माँ के गर्भ से तो नाभि से ही जुड़ा होता है। तो नाभि हमारे पूरे शरीर का केंद्र बिंदु मानी जाती है, जैसे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु हम लोग कहते हैं। तो जैसे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु से नाभि हमारे पूरे संपूर्ण शरीर का केंद्र बिंदु है। तो इसको कैसे हम लोग कुछ चिकित्साएं आपको हम लोग बताएंगे, जिसका हम लोग अभी आपको प्रैक्टिकली प्रयोग थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से करके बताएंगे, क्योंकि पूरा डिटेल में बता पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो प्रतिदिन एक तो पहले क्या करें, सुबह में हम लोग इसमें 2 चिकित्साएं आपको बताते हैं, एक जल चिकित्सा और एक मिट्टी चिकित्सा। जल चिकित्सा के अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, बहनों के लिए बहुत ही इसमें तो जल चिकित्सा के अंतर्गत लगभग 27 से 28 चिकित्साएं आती है, पर आप लोगों को घर पे आप लोग सुलभ तरीके से कर पाए इसके लिए आपको कुछ चिकित्सा हम लोग यहाँ से बता रहे हैं, क्योंकि हार्मोन से भी रिलेटेड हम आगे आपको समस्याओं का निराकरण बताएंगे। तो चिकित्सा में क्या करना है, सबसे पहले बहने सबसे पहले उठे तो उषा पान जरूर करें। उषा पान में लगभग आपको 2 से 3 ग्लास पानी पीना है। और ग्लास भी हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा ग्लास ले लिया, 100 ml पानी पी लिया, दीदी हमने तो 100 ग्राम पानी पी लिया, हमने 2 ग्लास पानी, ऐसा नहीं, आपको लगभग 250 ml का जो ग्लास होता है उससे आपको 2 से 3 ग्लास पानी पीने की कोशिश करना है। अब पानी भी कैसे पीना है, ऋतु के अनुसार हमको पानी पीना है, श्रद्धेय पंडित जी हमको बताते हैं। अब जैसे अगर गर्मी का समय है तो हमें मटके का ठंडा पानी पीना चाहिए, फ्रीज की रखी हुई चीजें, फ्रीज का रखा हुआ पानी हमको उपयोग में नहीं लाना है। तो उषा पान के लिए सुबह का जो समय होता है सबसे उत्तम माना गया है सूर्योदय के पूर्व का। तो उस समय मटके में, मिट्टी के मटके में रखा हुआ ठंडा जल का उपयोग आप कर सकते हैं। और जैसे गर्मी का समय है तो ठंड का समय है तो ठंड में तो हम लोग तांबे में रखा हुआ शुद्ध जल आप उपयोग में ले सकते हैं। और हो सके तो आप लोग क्या करें, तांबे का जो पात्र होता है, आजकल तो बहुत अच्छे बर्तन अवेलेबल हो गए मार्केट में, तो तांबे के पात्र के नीचे आप एक लकड़ी का कोई पार्ट हो, लकड़ी की कोई ऐसी चीज हो जिसके ऊपर आप उस पात्र को रख सके, क्योंकि जो तांबा होता है क्या करता है, ऊर्जा का संवाहक होता है। तो इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो जमीन में डायरेक्ट अर्थिंग के थ्रू नहीं जाए, इसके लिए हमको उसके नीचे लकड़ी का एक हल्का सा कुछ रखना चाहिए, टेबल के ऊपर लकड़ी के या टेबल पार्ट के ऊपर उसको रख देना चाहिए। सुबह में उठ करके, जिसे हम लोग तागासन कहते हैं, जैसे हम लोग फ्रेश होने जाते हैं तो 2 पैरों पे बैठ करके जिस तरीके से हम लोग फ्रेश होने जाते हैं उसी पोजीशन में, जिसे हम तागासन कहते हैं, तागासन में बैठ करके 2 ग्लास पानी पीना चाहिए। जिन बहनों को घुटनों में दर्द है वो चेयर पे या कुर्सी पे बैठ करके भी पानी पी सकती है। इसे उषा पान कर लिया। उषा पान के बाद आपको क्या करना है, स्नान के पूर्व 20 मिनट प्रतिदिन। और जो बेटियां अभी नई नई हैं, जिनके अभी मासिक धर्म जिनका स्टार्ट हुआ है, जो अभी भविष्य में एक अच्छी माता जिनको बनना है, तो ऐसे बहन बेटियों के लिए विशेष करके एक मेहन स्नान जिसे कहा जाता है पंचकर्म में, आयुर्वेद में, उस स्नान को उनको करना है। तो मेहन स्नान में क्या होता है, ठंडे जल, क्योंकि आपने देखा होगा ठंडे जल का उपयोग इसलिए कहा जाता है, आयुर्वेद में ठंडे जल को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि जब हम किसी भी प्रकार के गर्म जल का उपयोग करते हैं, आप किसी पौधे को आप गर्म जल डालिए, उसके ऊपर गर्म पानी छोड़िए, तो आपने देखा होगा कि गर्म पानी डालने के बाद वो पौधा या वो बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। जबकि जो पौधा अंकुरित हो चुका है वो भी कुछ समय के बाद अगर आप उसमें गुनगुना पानी या गर्म पानी डाल दें तो पौधा मुरझा जाएगा, या जो बीज आपने बोया हुआ है वो बीज उगेगा नहीं। तो ऐसे ही जो माँ का गर्भाशय है, हर नारी का जो गर्भाशय वाला जो भाग होता है, ये सृजन का क्षेत्र माना जाता है। तो ये क्षेत्र, जैसे एक तो किसान खेत में बीज बोता है तो उसमें से अंकुरित अनाज निकलते हैं, तो इस तरीके से माँ का भी गर्भ जो होता है इसमें बहुत सारी सृजनात्मक क्रियाएं होती है। तो उसके लिए सावधानी रखना है कि किसी भी प्रकार का हमें उपयोग करते समय गर्म पानी हमारे गर्भाशय के ऊपर, नाभि के ऊपर ना गिरे, क्योंकि हम स्नान करते हैं तो स्नान करते समय गर्म पानी हमारे पूरे बॉडी पे जाता है, जो इनडायरेक्टली हमारे नाभि पर भी गिरता है। और नाभि के ऊपर कोशिश करना है कि गर्म पानी का उपयोग हम लोग कदापि ना करें। अगर बहुत अधिक ठंड है तो ठंड के समय आप हल्का वार्म वाटर, गुनगुना पानी, जैसे कुएं का ताजा पानी होता है या हेडपंप का ताजा पानी आपने देखा होगा, उतना ही गुनगुना पानी। जैसे अगर हमको बताएं तो हमारे जो आंसू होते हैं, आपने आंसू को कभी स्पर्श किया होगा, हल्का सा गुनगुना होता है हमारा आंसू, बिल्कुल उतना ही वार्म वाटर आपको ठंड के समय में स्नान के लिए लेना चाहिए। और स्नान करते समय आपके नाभि के ऊपर गर्म पानी नहीं गिरे, आपके कटी प्रदेश में ये पानी नहीं गिरे, इसका भी ध्यान रखना है। अब ठंडे पानी में क्या करना है, ठंडे पानी का एक आपसे 15 से 20 लीटर पानी आप एक बकेट में ले लीजिए। उस पानी को आपको नाभि के ऊपर कंटिन्यू 15 से 20 मिनट तक धार लगानी है। आपने उस पानी को लिया, इसको कहते हैं मेहन स्नान। और ये नारी की जो पीसीओडी पीसीओसी की जो समस्या है, अनियमित मासिक धर्म में, अधिक मासिक स्त्राव हो रहा है, कम मासिक स्त्राव हो रहा है, ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम से, ऐसे मासिक धर्म से संबंधित जितनी भी समस्याएं लेडीज में होती है, कटी प्रदेश की जो समस्याएं हैं, बहनों को मासिक धर्म के समय काफी ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है पेड़ों में, वो दर्द से बचने के लिए आप मेहन स्नान कर सकते हैं।
तो मेहंद स्नान में धीरे धीरे जो हमारा यूरिन वाला पार्ट होता है उसके ऊपर हल्के से स्नेहल करते हुए ऊपर से नीचे की ओर हमको पानी को घुमाना है। पानी नाभि पे डाला और धीरे से नीचे की उस पानी को धकेलना है हाथ से, हल्के हल्के हाथ से मसाज करते हुए। ये मेहंद स्नान स्नान से 15 मिनट पूर्व आपको प्रतिदिन करना चाहिए। जिनको अधिक समस्या है उनको तो प्रतिदिन करना है, और अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो सप्ताह में 1 बार 2 बार इस क्रिया को आप दोहरा सकते हैं। और समस्या अधिक है तो स्टार्टिंग के आप 2 महीने 3 महीने इस क्रिया को कंटिन्यू करें, तो इससे काफी लाभ आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा इसमें कहा जाता है कटी स्नान। मासिक धर्म के पूर्व में 15 से 20 दिन पूर्व से आप लोग कटी स्नान ले सकते हैं। कटी स्नान में क्या करना है, उससे एक पात्र आता है। पात्र में अगर आपके पास टब अवेलेबल नहीं है तो एक आप प्लास्टिक का टब है, या आपके पास इस तरीके का किसी प्रकार का एक बर्तन जो बड़ा हो जिसमें आप बैठ सकते हैं, उस बर्तन में आपको बैठ जाना है, पानी भर के ठंडा पानी, उसमें अपने पैरों को बाहर निकाल दीजिए और सर के ऊपर एक हल्का सा कॉटन का मलमल का सॉफ्ट कपड़ा आपको सिर के ऊपर गीला करके रखना है। और उस पानी के अंदर आपको 15 से 20 मिनट, कम से कम 40 मिनट आप तो उसमें अधिकतम 40 मिनट, कम से कम 20 मिनट इस पानी में आपको कटी स्नान लेना है। इससे क्या होगा, आपका कटी प्रदेश का जो प्रदेश है पूरा, जिसको हम लोग कमर वाला हिस्सा, हिप्स, हमारी थाइस, हमारा कटी प्रदेश, जो पेट के आसपास हमारी चर्बी बढ़ जाती है या किसी भी प्रकार की यहाँ पे जो समस्याएं बहनों को होती है, और अधिकतर बहनों को तो डिलीवरी के बाद यहाँ की समस्याएं स्टार्ट हो जाती है। अगर डिलीवरी आपकी प्रॉपर तरीके से सही ढंग से नहीं हुई है, डिलीवरी के समय जो सावधानियां रखनी चाहिए जो आयुर्वेद में कहा गया है, अगर वो आप नहीं रखते हैं तो इस गर्भाशय से संबंधित काफी समस्याएं बहनों को आगे देखने को मिलती है। एक 30 साल की उम्र के बाद बहनों में समस्याएं स्टार्ट होती है। चर्बी, पेट के आसपास की चर्बी बढ़ जाना, कमर के आसपास चर्बी इकट्ठी हो जाना, थाइस के पास जंघाओं में आसपास चर्बी इकट्ठी हो जाना, घुटनों में दर्द होना, और कभी कभी तो बहनों को इतना ज्यादा हो जाता है कि नसों के गुच्छे बन जाते हैं, जिसको वेरिकोज वेन कहा जाता है। तो नसों के गुच्छे हमारी पिंडलियों के आसपास बनने लग जाते हैं। तो जो डिलीवरी का जो पीरियड होता है इस समय अधिकतर बहनों को इस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मोटापा बढ़ जाता है, और काफी बहनों को तो इस समय पाइल्स की शिकायत भी हो जाती है। तो अगर आप एक कटी स्नान वाला जो प्रयोग आपको बता रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से करते हैं तो इन सभी समस्याओं से आप बच सकते हैं। इसमें कुछ आपको हम आहारचर्या भी बताएंगे, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए वो भी बताएंगे। कटी स्नान के बाद हम आपको एक प्रयोग बताएंगे। ये सब प्रयोग वाला जो क्रम है मैं आपको आखिरी में कराऊंगी। एक फॉलोअप चिकित्सा होती है, लगभग बेटा फॉल दिखाना तब भी यहाँ पानी का ड्रम भी यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे कटी स्नान आपने कर लिया, मेहंद स्नान आपने कर लिया, अब एक चिकित्सा जो आप घर पे बहुत आसानी से कर सकते हो, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग यहाँ नेचुरोपैथी में भी एक क्रिया करवाते हैं जो 8 दिन का यहाँ पे शिविर लगता है। तो शिविर में हम लोग इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हमको देखने को मिलता है। तो जो आपके आंतों में गर्मी उतर चुकी है, हमारे इंटेस्टाइन्स में जो हीट है, गर्मी है, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं मट्टी चिकित्सा के द्वारा, और एक फॉल लपेट चिकित्सा के द्वारा। इसमें क्या होता है, दीमक की जो मिट्टी होती है, आपने देखा होगा सांप की बाम्बी बनी हुई होती है, जिसको दीमक, या फिर आपने देखा होगा दीमक होती है, सांप होता है, उसकी बाम्बी बनी हुई होती है, खेतों के आसपास देखने को मिलती है। तो चिकित्सा के लिए सबसे श्रेष्ठ वो मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि अगर आप साधारण मिट्टी लेते हैं खेत की, तो खेत में आजकल इतने ज्यादा केमिकल और रसायन डाले जाते हैं, तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। चलो, तो एक दीमक की मिट्टी को क्या करना है, रात को आप एक बर्तन में इसको रख लीजिए रात को, और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी छोड़ देना है। और इस मिट्टी को क्या करना है, सुबह में खाली पेट, अगर आपने कुछ खाया नहीं, उषा पान के बाद खाली पेट आपको इसको करना है, उषा पान से। और दोपहर के, अगर आप सुबह का आपको समय नहीं मिल रहा है तो दोपहर में आप लोग भोजन से 3 घंटे के बाद, लगभग अगर आपने 12 बजे भोजन किया तो 3 बजे के आसपास आप ये चिकित्सा कर सकते हैं। हर चिकित्सा को आपको खाली पेट ही करना है। तो मिट्टी को ले लिया, ये मिट्टी रात भर गल गई, मिट्टी में गलाते समय इसमें आपको हाथ नहीं डालना है, मिट्टी को कटोरे में रख दिया, इसमें थोड़ा सा आपने पानी छोड़ दिया, ठंडा पानी मटके का हो तो बहुत ही अच्छा। और इसमें पानी छोड़ने के बाद इसको, मिट्टी को इस तरीके से सुबह में फूल करके अच्छी सॉफ्ट हो जाती है। इस मिट्टी को क्या करना है, आपका जो कटी प्रदेश होता है, नाभि से 4 इंच ऊपर, नाभि से 4 इंच नीचे, लेफ्ट में और राइट में, ऐसा पूरे नाभि का हिस्से को आपको कवर करना है मिट्टी को लगा करके।
तो इसको लगाना कैसे है, लगभग हम लोग जैसे ज्वार की रोटी आपने देखी होगी, बाजरे या ज्वार की रोटी होती है मोटी, इतना मोटा इसका पूरा आपको इसको आप चाहो तो एक मलमल का कपड़ा ले ले, और मलमल में सॉफ्ट जो कॉटन का कपड़ा होता है, मलमल के कपड़े के ऊपर इसमें पहले पेट पर रख ले और उसके ऊपर मिट्टी आप लगा दे, या फिर आप डायरेक्ट मिट्टी, हम लोग तो यहाँ पे चिकित्सा में डायरेक्ट मिट्टी लगाते हैं, तो मिट्टी पे लेट गए, लेटने के बाद ये मिट्टी अपने पूरे पेट पर आपको अप्लाई करनी है। तो आप लगभग कोशिश करना 4 से 5 इंच नीचे ऊपर दाएं बाएं सब पूरे मिट्टी को कवर करके रखना है आपको। और ये चिकित्सा आपको लेनी है 30 से 40 मिनट तक। जब मिट्टी आपके गर्भ के ऊपर 30 से 40 मिनट रहती है, तो गर्भाशय की जितनी भी ग्रंथियां होती है उसमें जितना भी टॉक्सिक इकट्ठा होता है पूरा मिट्टी खींच करके ले आती है। आपने देखा होगा मिट्टी में अगर हम लोग किसी भी प्रकार के, जब कोई हम लोग देखते हैं कोई जानवर मर जाता है तो मिट्टी में गाड़ देते हैं, कुछ समय के बाद आप देखो मिट्टी में पूरा उसका खाद बन जाता है, मिट्टी में उसके एक एक जीवाणु उसमें मिल जाते हैं। तो मिट्टी में विषाणु को ऑब्जर्व करने की, उसको खींच करके निकालने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। तो मिट्टी क्या करती है, हमारे आंतों से पूरी गर्मी को, आंतों की गर्मी को निकाल करके बाहर कर देती है। तो इस तरीके से मिट्टी चिकित्सा बहनों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको मिट्टी नहीं मिल रही है तो उसका और सूक्ष्म रूप होता है कि आप इस तरीके से फॉल मार अपने पास कॉटन की कोई आपके पास साड़ी हो या कोई धोती हो या कोई बेडशीट का बड़ा सा टुकड़ा हो, तो लगभग 8 से 10 इंच का आप ये टुकड़ा काट लीजिए और इसकी लंबाई लगभग 5 से 6 मीटर इस तरीके से फॉल को आप बना लीजिए। इस तरीके से इसको गोल लपेट करके मटके का जो ठंडा पानी होता है उस ठंडे पानी में आप इसको इस तरीके से डुबा दीजिए और 4-5 मिनट के लिए इसको आप इसमें छोड़ दीजिए। आपको इसको प्रभावी बनाना हो तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 1 से 2 चिपली जो फिटकरी की होती है, तो फिटकरी का गुण आपने देखा होगा, फिटकरी बैक्टीरिया, फिटकरी जो होती है बैक्टीरिया को नष्ट करती है, फिटकरी जो होती है ब्लड के जो थक्के जम जाते हैं उसको निकालने का काम करती है। भाई लोग भी देखो जब शेविंग करते हैं तो पहले फिटकरी लगा लेते थे, तो फिटकरी ब्लड को रोकने का काम करती है। तो इसमें आप चाहो तो हल्की सी एक चपटी फिटकरी डाल करके इस फॉल को पूरा पानी से निचोड़ करके हल्का सा, और दोपहर में जैसे आप घर में काम कर रहे हो इसके लिए स्पेशल आपको टाइम भी नहीं निकालना है, जैसे मिट्टी तो आप लगा रहे हो तो आपको लेटे रहना है आधे घंटे के लिए, पर जो ये और मिट्टी का ऐसा आप इसको यूज करने के बाद इसको मिट्टी को फेंक देना है, डबल से मिट्टी को उपयोग में नहीं लाना है। और इस तरीके से जो फॉल है, तो फॉल को आपको क्या करना है, इस तरीके से खोलना है, इसको पेट के ऊपर लगाते हुए चारों तरफ से इसको लपेटते जाना है आपको। इसको कहाँ तक लपेटना है, नाभि से ऊपर से लिया आपने और नीचे पेड़ों वाला जो हिस्सा होता है जहाँ बहनों को कटी प्रदेश में दर्द होता है पीरियड के समय, उस पूरे एरिया को आपको कवर करना है। इसको गोल गोल लपेटते हुए हल्का सा कस करके लगाना है और इसको आप लगा करके आपके घर के हर कार्य कर सकते हैं। आपको घर में किचन में काम है या कुछ काम मार्केट का है तो आप इसको लगा लीजिए अंदर से, ऊपर से आपकी जो ड्रेस है आप पहनते हैं आराम से आप सब काम कर सकती है। लगभग 40 मिनट आपको ये पट्टी को पेट के ऊपर लगा करके रखना है। जैसे ही पट्टी सूख जाती है इसको निकाल करके आप रख लीजिए। तो ये चिकित्सा आप प्रतिदिन भी ले सकते हैं। और आपको लगता है कि अधिक गर्मी है तो आप ज्यादा सर्दी हो रही है तो इस समय से इसको स्किप कर दीजिए। तो इस तरीके से हमने आपको पट्टी चिकित्सा का विज्ञान बताया, ये कर सकते हैं। और प्रतिदिन जिनको बहनों को, हमारी बहनों को, काफी बहनों को कब्ज की शिकायत होती है, पाइल्स की शिकायत होती है, स्किन डिसीज होती है, बाल झड़ना होता है, तो क्या करना है, प्रतिदिन सबसे पहले एनिमा पात्र मिलता है इस तरीके से मार्केट में, इस पात्र को आप लेकर के आएंगे। इसमें आप लोग स्टार्टिंग में अगर समस्या ज्यादा है तो इसमें कैथेटर भी मिलता है साथ में मार्केट में ही। तो पात्र को ला करके इसमें क्या करना है, हल्का सा कुनकुना पानी आप ले सकते हैं। कुनकुने पानी में प्रतिदिन इसमें अगर आप चाहो तो नॉर्मल, अगर डेली ले रहे हो तो कुनकुना पानी, एक नॉर्मल वार्म वाटर आप ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आंसू जितना गर्म होता है हमारा उतना ही गर्म में पानी लेना है। और समस्या अधिक है तो इसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस मिला लीजिए। लगभग 1 लीटर पानी में आपको 1 नींबू का रस पर्याप्त होता है। और एक व्यक्ति को कम से कम 1 लीटर 500 ml से लेकर के 800 ml तक का ये एनिमा लेना चाहिए। तो पानी में उसको मिला दिया और आप एनिमा को सुबह सुबह खाली पेट आपको लेना है। तो इससे पेट साफ हो जाएगा, पेट की कब्ज ठीक हो जाएगी और आप देखोगे आपकी जितनी भी एंजिन में जितनी गंदगी जमी हुई थी पूरी गंदगी धोकर के ये क्लीन कर देगा। और आपको और अगर अच्छी चिकित्सा, इससे और थोड़ी प्रभावशाली चिकित्सा देखनी हो तो एक शंख प्रक्षालन की क्रिया होती है, वो थोड़ी बड़ी चिकित्सा होती है, उसे आप नहीं कर सकते घर पे। आपको सूक्ष्म शंख प्रक्षालन का क्रिया बताते हैं। तो क्या करना है, आपको कुनकुना पानी लेना है, 4 से 5 ग्लास पानी ले लीजिए कुनकुना, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस, लगभग जैसे आप 4 ग्लास पानी बना रहे तो उसमें आपको 2 नींबू का रस और सेंधा नमक, इसको मिला करके नॉर्मल एक पानी बना लेना है। और दोनों पैरों के ऊपर बैठ करके, जैसे उकड़ू बैठना कहते हैं या कागासन कहते हैं, जैसे हम लोग मोशंस के लिए फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो जिस पोजीशन में हम बैठते हैं सेम उसी पोजीशन में आप 2 पैरों पे बैठ जाइए और उस पानी को गट गट करके, आपको जैसे गज करनी क्रिया कहते हैं, जैसे गज कैसे पानी को खींचता है हाथी, हाथी जैसे सूंड से पानी खींचता है, ऐसे उस पानी को आपको तीव्रता से जल्दी जल्दी शीघ्रता से उसको पी लेना है। 4 ग्लास पानी पीने के बाद
हल्के से आप, अगर आपके नेल्स बड़े हो तो नेल्स को काट करके हल्के से पीछे जीभ को आपको पुश करना है, दबाना है। तो जितना भी आपके हाथों के अंदर पानी गया हुआ है तो पूरी गंदगी को लेकर के बाहर आ जाएगा। आपको वमन होगा, मोशंस लगेंगे। तो इस तरीके से शंख प्रक्षालन में आपका पेट साफ होगा। वमन की क्रिया में आप जैसे जीभ को दबाओगे तो पेट से पानी बाहर आ जाएगा। और शंख प्रक्षालन में यही पानी को पी करके आपको ताड़ासन करना है, तिर्यक ताड़ासन करना है, कटी चक्रासन करना है, भुजंगासन करना है। ये 4-5 आसन करने के बाद ये शंख प्रक्षालन की क्रिया का जो पानी आपके गर्भ पेट में जाएगा और आपको मोशंस लग करके आपकी पूरी इंटेस्टाइन्स, मुख से लेकर के आहार नाल से लेकर के इंटेस्टाइन से लेकर के एनस तक का पूरा एरिया आपका क्लीन हो जाता है। तो ये चिकित्सा बहुत ही प्रभावशाली है। और आपको अगर डिटेल में ये सब चिकित्सा जाननी हो तो अब हम अलग से इसका एक वीडियो बना करके भी बाद में डालेंगे। तो इस तरीके से आप ये चिकित्सा जो बताई आपको, मेहन स्नान, कटी स्नान, ये सब स्नान आपको करना है। और साथ ही में कुछ आहार चिकित्सा का भी आपको ध्यान रखना है। आसन भी आप लोगों को कुछ करने, तो जो कटी भाग की जो चिकित्साएं होती, कटी प्रदेश की जो समस्याएं हैं होती है, उसके लिए सबसे श्रेष्ठ महिलाओं के लिए अगर आसन है तो उसको हम लोग कहते हैं भुजंग आसन। जैसे सर्प का आपने शेप देखा होगा, सांप जब लेटा रहता है तो अपने फन को उठा करके खड़ा हो जाता है। तो पेट के बल लेट जाना है और लेटने के बाद क्या करना है, दोनों पैरों की एड़ियों को ज्वाइन करके हमको भुजंग आसन की स्थिति में दोनों पैरों को उठाते हुए ऊपर की ओर, छत की ओर देखना है। भुजंगासन के बाद एक होता है शलभासन या सर्वांगासन। शलभासन में क्या होता है, पेट के बल लेटने के बाद धीरे धीरे अपने दोनों मुट्ठियों को बंद करना है, अंगूठा बंद, दोनों हथेलियां हाथ की जंघों के पास टच करके रखना है। पेट के बल लेटने के बाद ठोडी को अपने थोड़े से चीन को लगाना है, जमीन से टच करना है और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर से ऊपर उठाना है। पेट के बल लेट करके दोनों पैरों को श्वास को खींचते हुए ऊपर की ओर उठाना है। कुछ देर वहां पे होल्ड करना है और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए पुनः पैरों को नीचे जमीन से टच करना है। ध्यान रहे जो भी आसन आप करते हैं श्वास प्रश्वास और प्राणायाम की क्रिया के साथ करेंगे तो अधिक लाभ होगा। बहुत सारी बहनें बोलती कि हम लोग काफी समय से योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, हमें फायदा नहीं हो रहा है। तो आप इन क्रियाओं को करके देखें। समय बहुत कम है तो चीजें बहुत सारी है बताने के लिए। मैं आहार चर्या के बारे में आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। आयुर्वेद में 4 सूत्र कहे गए हैं। कब खाए, कितना खाए, कैसे खाए, क्या ना खाए। ये सूत्र को अगर आप अपने जीवन में ले लेती हैं, अपने किचन में अगर इस सूत्रों का पालन करती है तो आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार पूर्णतः स्वस्थ और निरोगी रह सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल चिकित्सा, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख करके करें ना, तो हम लोग क्या हो रहा है ना, आज का समय जो है फास्ट फूड का समय चल रहा है। बहने डिब्बा बंद, और आज हर घर में हम लोग देखते हैं फ्रिज, हम फ्रीजर का उपयोग होता है। सब्जियां हम लोग ताजी न ला करके डिब्बा बंद फ्रीजर में चीजें ला के, बहने क्या करती है, सब्जियां ला करके फ्रिज में रख देती है, उसको फिर गर्म करके हम लोग खाते रहते हैं, परिवार वालों को खिलाते रहते हैं। आटा हम लोग मार्केट से पिसा हुआ रेडीमेड ले आते हैं, जबकि कहा जाता है कि अगर पिसा हुआ आटा हमको 7 दिन के अंदर उपयोग में ले लेना चाहिए। 7 दिन के बाद वो आटा हमारा एक्सपायरी हो जाता है। तो 7 दिन के बाद पका हुआ पिसा हुआ आटा काम में नहीं लेना चाहिए। और आटे को चोकर के साथ उसमें थोड़ा सा आप चने, जो देसी चना जिसको काला चना कहते हैं, तो गेहूं के साथ थोड़ा सा चना, थोड़ा सा सोयाबीन डाल करके आप पिसा सकते हैं। आपके बॉडी में, हमारे आज देखते हैं जरा सा को हम लोग कहीं गिर जाते हैं तो हमारे हड्डी में क्रैक आ जाते हैं, मोच आ जाती है, हमारे फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। तो क्या करना है, आटा पिसाते समय उसमें थोड़ा सा आप तिल्ली मिला लीजिए। तिल्ली है, चना है, और चने को फाइबर के साथ है ना, उसको छानना नहीं। जब हम रोटी पे बनाएंगे ना तो इस आटे को हमको छानना नहीं है। अभी तो हम लोग नेचुरोपैथी में सप्तधान का आटा भी शिवरात्रियों को खिलाते हैं, जिससे उनका हम लोगों को, जो हम लोगों को उनको जितना डाइट देना, हम लोग एक चपाती उनको आहार में देते हैं, उनको सफिशिएंट जितना उनको एक डाइट चार्ट के अंतर्गत जितना हमको आहार देना वो पर्याप्त हो जाता है। तो सप्तधान में आप लोग जैसे ज्वार है, बाजरा है, उसमें थोड़ा सा जौ है, तिल है, और जिसको रागी महाराष्ट्र में उसको नाचनी कहा जाता है, रागी मिला करके। तो नाचनी भी बच्चों के लिए बहुत पौष्टिक मानी जाती है, कैल्शियम को बढ़ाती है बॉडी में। तो इस तरीके से आप सप्तधान का आटा मिक्स करके वो भी बना सकते हैं, इसमें तिल्ली मिला लीजिए थोड़ा सा। तो इस तरीके से अपने किचन में थोड़ा सा आप चेंजेस कर सकते हैं। सुबह में आपने उषा पान कर लिया, ठीक 8 बजे आपको क्या करना है, हल्का सा कोई जूस है, सब्जियों का जूस है, फलों का जूस है, अगर नहीं जूस मिल रहा पेठे का जूस बना लीजिए, नहीं मिल रहा है तो एक नारियल पानी आप सुबह के हल्के से नाश्ते से पहले हल्का से लिक्विड डाइट आप ले लीजिए। तो आपको क्या करना, अपने बॉडी को आपको संभाल करके लेकर के चला, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे तो आपका परिवार, माता पिता, सास ससुर, घर में सभी स्वस्थ रहेंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो अपने किचन को थोड़ा आप हेल्दी बना दीजिए। तो सुबह में आपने इस तरीके से जूस, एक तो उषा पान पी लिया, उषा के बाद आपने जूस ले लिया, किसी भी सब्जी का जूस, फलों का जूस। कोशिश करना है कि सब्जी के, फलों के जूसों को हम लोग गर्म ना करें किसी भी प्रकार का, उसमें किसी भी प्रकार का हम लोग छोका या बघार ना लगाए, उसको कच्चा जिस रूप में हमको माँ प्रकृति ने दिया है
सेम उसी रूप में उसको पीना है। उसके हो सके तो फाइबर्स की कोशिश करो उसी में रहे, पीसने के बाद उसको छानने की कोशिश भी ना करें। इस तरीके से जूस ले लिया। उसी के बीच में फिर हमको क्या करना है, 10 बजे के आसपास हल्का सा जो अंकुरित आहार है, और अंकुरित आहार में भी आप कोशिश करें कि अनाज के बजाय जो दालें होती है, जो सब्जियां होती है, उसका अंकुरित आप ज्यादा करें। जैसे मेथी के दाने होते हैं, मेथी के दाने को आप अंकुरित करके ले सकते हैं। मोठ होती है, मूंग होती है, इसको अंकुरित करके स्प्राउट कर ले अच्छे से, सुबह के नाश्ते में आप वो ले सकते हैं। उसमें हल्का सा आप सेंधा नमक या काला नमक भी उपयोग में ला सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्प्राउट को भी फ्राई करके खाते हैं। स्प्राउट को भी फ्राई नहीं करना है, वो तो उसके उसमें पोषण का पूरा बीज उसमें देखो अंकुरित हुआ है, तो अंकुरित बीज हमारे, आप किसी अंकुरित आहार को फ्राई कर लीजिए और फिर उसको आप क्या करिए, किसी खेत में बो दीजिए या किसी गमले में आप कभी लगा करके देखना, तो उसमें जो बीज है वो बीज पे पौधा नहीं बनेगा, पेड़ नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी जो प्राण शक्ति थी, जो उसकी जीवनी शक्ति थी, वो हमने खत्म कर दी। तो ध्यान ये रखना है कि कभी भी अंकुरित खाना है तो उसको किसी भी प्रकार से हमको फ्राई नहीं करना है। उसको किसी भी प्रकार के हमको बहुत ज्यादा, उसको आप चाहो तो हल्का सा क्या करना है, उसमें आप नींबू डाल सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्तियां डाल करके इस तरीके से आप एक स्प्राउट को तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया। और कभी भी हमको क्या करना है, कड़ी भूख लग रही है, हम लोग कब खाए खाना, कब हमको कड़ी भूख लगने पर केवल 2 टाइम हमको भोजन लेना चाहिए। भोजन में भी हमारा आहार सुपाच्य रहे, इसका ध्यान रखना है। कितना खाए, तो खाते समय हमेशा हमें आधा पेट भोजन करना है। जैसे अगर आपको 2 चपाती की भूख है तो आप 1 चपाती खाएंगे और आधा पेट आप खाली रखेंगे, तो उसमें से 1/4 जो पेट है आपका, जो आपका आहार की जो आपकी भूख बची हुई है, तो 1/4 तो आप 1/4 हिस्सा आप पानी के लिए खाली रख देंगे और 1/4 हिस्सा आप हवा के लिए खाली छोड़ देंगे। तो इस तरीके से अपने आहार से आपको आधा ही भोजन करना है। कब खाए, कितना खाए, कैसे खाए, हमेशा खाते समय गुरुदेव ने 3 सूत्र बताए, ऋषियों ने, उन सूत्रों को ध्यान रखें। कभी भी भोजन बैठ करके खाना चाहिए। खड़े खड़े कौन खाता है, जो 4 पैरों वाला जीव होता है वो बैठ करके खाता है, खड़े खड़े खाता, आपने देखा होगा। तो खड़े खड़े नहीं खाना है, हम मनुष्य है, हमारे 2 पैर है, बढ़िया से पालथी मार करके आप बैठ करके खाए। बैठने से क्या होता है, जब हम लोग पालथी लगाते हैं तो हमारी जो वज्र नाड़ी होती है वो सक्रिय होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सक्रिय होता है। हमेशा बैठ करके पालथी मार के भोजन करें, मां अन्नपूर्णा को प्रणाम करें, मां गायत्री का मंत्र बोले और फिर भोजन को ग्रहण करें। खाते समय भोजन के साथ कभी भी भूल करके भी लगभग 40 मिनट तक पानी ना पिए। आपकी 40% बीमारियां ठीक हो जाती है अगर भोजन के साथ अगर आप पानी नहीं ले रहे हैं। भोजन से पूर्व 10 मिनट 15 मिनट पूर्व आप थोड़ा सा पानी 1-2 घूंट पी सकते हैं, और भोजन के बाद लगभग आपको 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बीच में पानी नहीं लेना है। अगर आप देखें कोई यज्ञ कुंड है, अगर उसमें आपने आहुतियां डाली हो, किसी प्रकार की सामग्री डाली और उसमें आप पानी छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, जो हवन सामग्री आपने डाली हो पूरी बुझ करके कच्ची रह जाएगी। तो ऐसे जो हमारा आहार है, हम अगर खाते हैं उसके साथ पानी डाल देते हैं, तो जठराग्नि जो हमारी प्रज्वलित रहती है अन्न को पचाने के लिए, पानी डालने के बाद वो जठराग्नि हमारी शांत हो जाती है। फिर जो अध पका और अध कच्चा जो अनाज है वो हमारे आंतों में सड़ता है, और सड़न पैदा होने के बाद उसमें कब्ज है, बवासीर है, मल को दूषित करता है, हमारे रक्त को दूषित करता है। दूषित रक्त अनेक प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखना है कि किसी भी भोजन के समय हमें भोजन के साथ पानी नहीं लेना है। और कैसे खाना है, हमको चबा चबा करके, अच्छा उसको कहा जाता है ऋषियों के सूत्रों में कि भोजन को पीना है और पीने को खाना है। जब आप पानी पीते हैं या कोई भी प्रकार का लिक्विड सूप ले रहे हैं, तो उसका इतना मुंह में घुमाना है जैसे हम लोग भोजन को चबाते हैं किसी ठोस आहार को, उस तरीके से उसको चबा चबा करके आपको लिक्विड को, जूस को या पानी को पीना है। और जो आप ठोस आहार ले रहे हैं, कोई भोजन ले रहे हैं, तो उसको इतना चबाना है, इतना चबाना है कि उसका लिक्विड सॉलिड बन जाए और उसको फिर आप ग्रहण करें। तो भोजन को अच्छे से चबा करके शांत से, टीवी मोबाइल ऑफ करके खाना चाहिए। आज हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के थाली में भोजन परोस देते हैं, टीवी चालू होती है, बच्चे को ये नहीं पता कि भोजन में क्या आया, भोजन में नमक था कि नहीं, और बच्चे भोजन कर रहे हैं। तो उससे हमारा अन्नमय कोश भी प्रभावित होता है। कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। भोजन करने से पूर्व, बहनों, जैसे हमारी सभी बहनें गायत्री परिवार से जुड़ी हुई है तो सभी को पता ही है, भोजन से पूर्व हमें, हमारा जो गुरुदेव ने कहा, बलि वैश्व महायज्ञ जरूर करना चाहिए। सभी बहनें जानती है, दीदियों ने भी बताया ही हो आपको। तो एक छोटा सा गाय के गोबर का कंडा या कोई प्लेट आपकी गैस पे रख करके, बिना लहसुन प्याज का जो सात्विक भोजन होता है, घर में चावल है, रोटी है, चपाती है, थोड़ा सा उसमें गुड़ या शक्कर घी डाल करके छोटी छोटी 5 गोलियां बना लीजिए। और आपको बलि वैष्णव के मंत्र आते हैं तो ठीक है, इसके पॉम्पलेट हमारे गायत्री परिवार में सब जगह अवेलेबल रहते हैं, वो आप ले सकते हैं। और वो आपको मंत्र नहीं आते तो गायत्री मंत्र भी नहीं आता है, तो जो आपका इष्ट मंत्र है
उनको बोलते हैं 5 आहुतियां बलि वैष्णव की दे करके वो अन्न को संस्कारित करके खाना चाहिए। पता नहीं अन्न कहाँ से आया, कितने लोगों के यहाँ हाथ से लगा है, किसकी हाय लगी उसमें। तो अन्न में बहुत सारे सूक्ष्म, जो हम बोलते हैं ना हम लोग, इस सूक्ष्म जगत की क्रियाएं जो होती है, तो सूक्ष्म संस्कार होते हैं, उन सूक्ष्म संस्कारों को हमको पवित्र करके खाना चाहिए। तो इस तरीके से हमको कैसे खाना चाहिए इसके बारे में बता, क्या खाना है। आप लोगों को खाने के लिए हम लोग चार्ट हल्का सा मैंने बनाया हुआ है पंडित जी के कहने के अनुसार। उस चार्ट के अनुसार आपको क्या करना है, जैसे भी मैंने बताया, रोटी में आप बहुत सारी प्रकार की रोटियां बना सकते हैं। अब रोटी आप तो डेली बना रहे हैं, तो रोटी में क्या करें, हल्का सा चेंजेस कर ले। बीट रूट होता है आपके पास, बीट रूट को अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, पीस करके। रोटी के आटे में आप पानी नहीं डाले, क्या करें, उस बीट रूट के जूस से ही आप लोग आटे को गूंथ ले और बीट रूट की रोटी बना ले, और इतनी स्वादिष्ट और इतनी दिखने में भी प्यारी प्यारी रोटियां आपकी बनेगी। कभी हरी रोटी, कभी ग्रीन रोटी, कभी रेड, अलग अलग तरीके की वेराइटीज आपको खाने को मिलेगी। कभी मेथी का सीजन है, मेथी की पत्तियां मिलती है, तो आटे में हमेशा प्लेन रोटी बनाने के बजाय कभी आप मेथी की पत्तियां मिला लीजिए, कभी पालक को पीस करके पालक से आटा गूंथ करके उसकी रोटी बनाइए, कभी बीट रूट की रोटी बनाइए, कभी आप एलोवेरा आपके पास है तो आंतों से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती पेट में, तो एलोवेरा को पीस करके उसके ऊपर के छिलका निकाल करके अंदर की जो गिरी होती है उसको पीस करके उसकी रोटी बनाइए। आहार का तो इतना बड़ा चार्ट, अगर आप अच्छा हेल्दी डाइट बनाना चाहते हैं तो सात्विक आहार भी इतने अच्छे से बन जाता है, बिना फास्ट फूड के, बिना बहुत ज्यादा चीजें डाले, क्योंकि हम लोग तो यहाँ चिकित्सा में वही सब चीजें हम शिविरार्थियों को खिलाते हैं। तो इस तरीके से एलोवेरा की रोटी, बीटरूट की रोटी, लौकी की रोटी, इस तरीके से आप अलग अलग चपाती बना करके अपने भोजन में सम्मिलित कीजिए। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर मात्रा में आपकी बॉडी में फाइबर्स जाएगा। उसको जूस को छानना भी नहीं है, बस मिक्सर में ग्राइंड किया और डायरेक्ट उसको आपको डाल करके पीस लेना है, तो इतना सारा फाइबर पेट में जाएगा। हमारा ज्यादा बोलते ना, कहा जाता है कि हमारी जो बॉडी में है हमको 70% एल्कलाइन डाइट लेना चाहिए, एसिडिक फूड कम लेना चाहिए, पका हुआ भोजन कम लेना चाहिए। तो पके हुए भोजन में भी हम कुछ ऐसे चेंजेस कर दे, इस तरीके से कुछ सब्जियां वगैरह मिला करके उसको हम लोग हेल्दी डाइट बना सकते हैं। सब्जियों को अगर आप बना रहे हैं तो सब्जी में कोशिश करिए आप लोग तिल्ली के तेल का उपयोग करें। तिल्ली का तेल क्या होता है, तिल्ली के तेल में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। तिल्ली नहीं अवेलेबल है तो आप सीड्स, तिल्ली के जो बीज होते हैं वो आप सब्जी में डाल दीजिए। और जो ड्रम स्टिक होती है जिसको हम सुरजना कहते हैं, उसका तो पौधा, उसकी पत्तियां, उसके फूल, उसकी जो स्टिक होती है, उसकी जो फलियां आती है, वो भी बहुत उपयोगी होती है। तो डेली आपके भोजन में ड्रम स्टिक की फलियां या उसके पत्ते या उसके फूल आपके उपयोग में आना चाहिए। जैसे हम लोग कड़ी पत्ता डालते हैं, तो ऐसे आप छाव में ड्रम स्टिक जो होता है एक सुरजना, उसको आप छाव में सुखा करके डेली आपके भोजन में सुरजने की पत्तियां डालें। बहुत ही ज्यादा आंतों के लिए, लीवर के लिए श्रेष्ठ चीज, औषधि मानी जाती है इसको, और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा, स्वाद में भी बहुत अच्छी लगती है वो। तो इस तरीके से तिल्ली है, और सेंधा नमक का उपयोग घर में कीजिए। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो आप उपयोग में ला सकते हैं। और कुछ चीजें जो हमको नहीं खानी चाहिए, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि 4 सफेद जहर को निषेध कहा गया है। और यहाँ पे हम लोग गायत्री धाम में भी जो शिविर लगते हैं तो उसको बताते हैं हम लोग कि 4 सफेद जहर हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसमें क्या है, सबसे पहला है मैदा। मैदा से बनी हुई जितनी भी चीजें होती है, बेकरी फूड हो, फास्ट फूड हो, बिस्किट हो, टोस्ट हो, मैदे से बनी हुई हर चीज को हमको अवॉइड करना है। दूसरा है शक्कर। शक्कर स्लो पॉइजन के रूप में माना जाता है, शक्कर को किसी भी प्रकार के उपयोग में नहीं लाना है। आप घर पे बहुत सारे व्यंजन ऐसे जो गुड़ से बना सकते हैं, हम लोग तो बहुत सारी चीजें गुड़ से बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग गुलाब जामुन गुड़ से बना लेते हैं, दलिया बनती है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रात को गेहूं को गला करके सुबह में उसको मिक्सर में पीस करके गेहूं को इसका गुड़ का पानी बना लीजिए, उस गुड़ के पानी में उस अंकुरित गेहूं को, पीसे हुए गेहूं को आप मिला करके उसकी दलिया बनाइए दूध डाल करके, इतनी स्वादिष्ट मिठाई बनती है। तो घर पे आप बहुत सारी मिठाइयां बना करके खा सकते हैं। अब बच्चे जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, सुबह बहुत जल्दी है, आपको समय नहीं है, तो दूध के अंदर आप क्या करिए, राजगिरी के जो लड्डू आते हैं या राजगिरा आता है, उसको आप डाल करके सुबह का नाश्ता, बच्चों के लिए भी हेल्दी, बच्चा स्कूल जा रहा है, बहुत फास्ट है, समय कम है, तो आप राजगिरी के लड्डू प्रतिदिन बच्चों को 2 या 3 लड्डू दूध में डाल करके सुबह में नाश्ते में आप लोग ले सकते हैं। ये भी बहुत हेल्दी डाइट होती है। जिनको थायराइड की समस्या उनके लिए तो सिंगाड़ा जो होता है, सिंगाड़े के आटे का हलवा आप खा लीजिए, या सिंगाड़े को सुपारी की तरह तोड़ करके अपने पास छोटे छोटे पीसेस बना करके रख लीजिए। तो जैसे सुपारी खाते दिन भर में 1-2 सिंगाड़ा आप जरूर खाना चाहिए, जिससे हार्मोन्स बैलेंस होता है, क्योंकि अधिकतर बेटियों में हार्मोन्स अनबैलेंस की वजह से अभी थायराइड जैसी समस्याएं या अनियमित मासिक जो भी है, बाल झड़ना है, स्किन पे प्रॉब्लम आ जाती है, चिड़चिड़ापन है, अनिद्रा है, बेचैनी है, माइग्रेन है, ऐसे अनेक समस्याएं बहनों में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप इस हार्मोन्स को भी बैलेंस कर सकते हैं। और साथ ही में सफेद हमने 4 जहर बताए, शक्कर है, मैदा है, भैंस का दूध, घी है। बहनों को तो खास करके भैंस के दूध घी से बचना ही चाहिए, क्योंकि वो फैट बढ़ाता है बॉडी में। आपने देखा होगा भैंस के दूध के फैट ज्यादा होता है और गाय के दूध में फैट कम होता है। तो हो सके तो गाय का दूध उपयोग करें, और गाय का दूध नहीं मिलता है तो क्या करना है,
गीला नारियल लेकर के उसका ऊपर का छिलका निकाल दीजिए, उसके छोटे छोटे पीसेस करके ग्राइंडर में अच्छे से घुमा करके उसको एक अच्छे से कॉटन के कपड़े में डाल करके उसका जूस निकाल लीजिए, और ये दूध आप उपयोग में लीजिए, तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मार्केट में जो डिब्बा बंद या पैकिंग वाले दूध आ रहे हैं, अब तो ऐसा दूध आने लग गया है जो 6 महीने भी आप रखो तो फटेगा नहीं, जबकि दूध का प्राकृतिक गुण होता है कि दूध कभी भी 2 घंटे का 2 दिन के बाद आप रख नहीं सकते, या 1 दिन के बाद अगर आप उसको गर्म नहीं करते तो दूध फटता है, इसका प्राकृतिक गुण है। किंतु आज उसमें इतने सारे केमिकल्स और प्रोसेस कर दी जाती है कि आप डिब्बा बंद दूध 6 महीने भी रख लो फ्रीजर में तो खराब नहीं होता है, तो ये अप्राकृतिक चीज है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। और खाने में हमको 4 चीजों से बचना है, सफेद जहर आपको बताए, मैदा है, शक्कर है, भैंस का दूध, घी और मैदा है, तो इन चीजों से बचेंगे। और कुछ अभी समय के भी शायद अभाव है, समय अभी हमारा खत्म हो रहा है, तो इसके साथ ही हम लोग कुछ आसन जो मैंने आपको बताए थे, और भीगे हुए अंकुरित वगैरह ताजे फल का रस आपको हमने खाने के लिए बोला था, और प्राकृतिक चिकित्सा में आपको जल चिकित्सा और कुछ आसन और कुछ सावधानियां हमने बताई थी। तो सावधानी में आपको क्या करना है, बहनें हमेशा नहाते समय जो आपको बताया था गर्म पानी का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी प्रकार से कटी प्रदेश में आपको, और कोशिश करना है कि आपका जो नाभि मंडल है वो हमेशा ठंडा रहे। तो ठंडे रखने के लिए उसको क्या करना है, प्रतिदिन आप आधा घंटा उसको ठंडा करें, चाहे आप मिट्टी चिकित्सा के द्वारा करें, चाहे फॉल लपेट के द्वारा करें, या चाहे आप उसको ठंडा नेपकिन एक मटके के पानी में रख करके उसको नाभि के ऊपर रख करके इस तरीके से आपको डेली प्रतिदिन नाभि को ठंडा रखना है। और जो बच्चे अभी नई नई है जिनको भी मासिक धर्म शुरू हुआ है, उन बेटियों को भी आप अगर बचपन से ही हमारी बच्चियों को 8-10 साल के बाद आप कटी स्नान दे रहे हैं, ये ठंडा मेहन स्नान वगैरह करवा रहे हैं, तो आगे चल करके जो बच्चों में समस्याएं आ रही है, गर्भ से शारीरिक समस्याएं, वो समस्याओं की दिक्कत बहनों को नहीं रहेगी। तो छोटी छोटी सावधानियां रख करके भी हम लोग बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। साथ ही में अब क्या करना है हम लोगों को, चलते चलते आपको एक छोटा सा सूत्र हम लोग बता देते हैं कि एक अपना घर का आप एक डाइट चार्ट बना लीजिए प्रतिदिन के लिए, और एक हल्का सा आप लोग योग का चार्ट बना लीजिए, और जैसे प्राणायाम भी आप जैसे आप महिलाओं के लिए सबसे श्रेष्ठ थायराइड, क्योंकि हार्मोन्स का जो संबंध है हमारे थायराइड ग्लैंड से, थायराइड यानी हमारा विशुद्धि चक्र, जहाँ पे हम लोग कुछ प्राणायाम आपको बता, जैसे उज्जैन प्राणायाम सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और अभी हम लोग देखते हैं थायराइड से संबंधित भी बहुत सारी समस्या बहन बेटियों में देखने को मिलती है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको प्रतिदिन उज्जैन प्राणायाम करना है। पद्मासन में, सुखासन में या पालथी मार करके आप बैठ जाइए। आप कोई भी चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या फिर सूर्य मुद्रा, अगर आप में मोटापा ज्यादा है थायराइड की वजह से तो आप सूर्य मुद्रा लगा लीजिए। तो जो आपकी रिंग फिंगर होती है, इसको क्या करना है, आपको अंगूठे के नीचे जहाँ अंगूठा एंड होता है वहां पे इस उंगली को टच करके अंगूठे को दबा देना है, तो ये होती है सूर्य मुद्रा। अगर आपका 2, 4 या 5 किलो वेट ज्यादा है तो आपको ये नहीं करना है, ये क्या करती है बॉडी में, सूर्य मुद्रा हीट को बढ़ाती है, तो आपको हीट नहीं बढ़े। अगर वेट बहुत ज्यादा है तो ही आप ये सूर्य मुद्रा लगाएं। तो सूर्य मुद्रा में इस तरीके से अंगूठे के लास्ट एंड में आप इस तरीके से जो आपके रिंग फिंगर है अनामिका, उसको लगा करके अंगूठे से इस तरीके से दबा करके और आप उज्जैन प्राणायाम की प्रक्रिया करें। उज्जैन प्राणायाम में क्या होता है, जैसे हमारे गले में हल्की से आपको खराश लेनी, जब गले में कभी कफ जम जाता है तो हम किस तरीके से खराश लेते हैं, उस तरीके से उज्जैन प्राणायाम को आपको ग्रहण करना है। सांसों को हल्के से पालथी मार करके बैठ जाइए सुखासन में, या फिर ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, और इस तरीके से बैठने के बाद हल्के से घर्षण के साथ आपको क्या करना है, श्वास को भीतर खींचना है। लंबी गहरी श्वास खींचते हुए श्वासों को रोक करके धीरे से अपनी जो चीन है उसको कंठ से लगा करके रखना है, कुछ देर वहां पे होल्ड करना है, और फिर धीरे से श्वास गर्दन को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे श्वास खाली कर देना है। तो ये उज्जैन प्राणायाम बहनों के लिए हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, और बेटियों को तो जरूर कराए जिनके भी भविष्य में शादी होने वाली है, जो एक अच्छी माँ बनना चाहती है, श्रेष्ठ संतान को जन्म देना चाहती है, उनको तो ये क्रियाएं करनी ही चाहिए। और साथ ही में आप कपालभाति प्राणायाम बहनों के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे तो बहुत सारे क्रिया है, 64 लाख हजार 64 हमारे जितनी योनियां है जीव जंतुओं की, उतनी ही हमारे आसन भी कहे गए हैं। तो 84,000 आसन भी माने जाते हैं, तो इतने हम सब नहीं कर सकते। तो आपको जितना उपयोग में लगे, जितना आप समझते कि हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी आसन है, तो वही आसन सबसे बेस्ट है। जैसे भुजंग आसन आपको हमने बताया, शलभासन बताया है आपको हम लोगों ने, हल्का से इस तरीके से कुछ कुछ आसन आप बहन बेटियां अपने लिए चूज कर सकती है। अब जिसका कपाल भाती है, कपाल भाती में भी क्या करना है, कपाल यानी हमारा पूरे माथे का जो प्रदेश होता है जिसको हम लोग हेड कहते हैं, वहाँ के आसपास का एरिया, और भाती यानी चमकना, यानी कपाल भाती यानी सूर्य की जैसे चमकता हुआ देदीप्यमान हम लोगों को व्यक्तित्व प्राप्त होता है, चेहरे पे चमक आती है, रौनक आती है, झुर्रियां जल्दी स्किन पे नहीं पड़ेगी, बुढ़ापे से आप 10 साल कम उम्र के दिखोगे। तो इस तरीके से ये कपाल भाती प्राणायाम प्रतिदिन करना है। हल्के से पद्मासन या सुखासन में बैठ करके हम लोगों को केवल श्वासों को बाहर फेंकना है, श्वास को ग्रहण नहीं करना है। तो एक कपाल भाती प्राणायाम इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो चलते चलते एक छोटा सा आपको ब्यूटी टिप्स देते हुए जाते हैं हम लोग।
आजकल ब्यूटी पार्लर में और जा कर के हम लोग कितने सारे पैसे खर्च करते हैं। हम लोग गोल्ड फेशियल करवाते हैं, अभी तो पता नहीं कितने सारे फेशियल भी निकल गए, डायमंड फेशियल, बहुत सारे ना। उसको आप घर पे किस तरीके से करें, उसका छोटा सा आपको उदाहरण बताते हैं। एक तो आप घर पे स्क्रब बना लीजिए, तो आपको 3 फायदा होगा। त्रिफला जो चूर्ण आता है, त्रिफला का पाउडर आता है, उसको क्या करिए, ग्लास में आप ले लीजिए, कांच के ग्लास में। 1 ग्लास पानी में आप 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण रात को गला लीजिए। सुबह में आपको क्या करना है, त्रिफला का जो पानी गला हुआ था उसको आपने हल्के से घोल करके रात को ढक करके रख दिया। सुबह में आपको क्या करना है, ऊपर का हल्का हल्का पानी आपको निकाल लेना है, थोड़ा सा 2-3 स्पून जो पानी है, ऊपर उसकी जो मलाई जैसी आ जाती है वो आपको निकाल करके फेंक देनी है। उसके बाद जो हल्का सा जो लिक्विड वाला पानी रहेगा, उसको क्या करना, 2 से 3 मलमल का जो सॉफ्ट कपड़ा होता है कॉटन का, उसको आप 2 या 3 घड़ी कर लीजिए। उस हल्के हल्के पानी को छान लीजिए, लगभग आपको 30 से 40 ml पानी आपको लगेगा। और एक छोटा सा आई वॉश कप मिलता है मार्केट में, उसको आप ला करके उस पानी से अपनी आंखों को आप डेली धोइए। जो भाई लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, जिन बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, या जो ऑफिस वुमन से या भैया लोग जो बाहर काम करते हैं और दिन भर धूल डस्ट मट्टी में घूमते हैं, भाई लोग बाहर जाते हैं, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो वात पित्त और कफ तीनों दोषों का शमन करता है त्रिफला। तो क्या करना है, रात को उस पानी से, आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही, थकान लग रही, कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा वर्क हो गया है, तो उस त्रिफला के पानी से अपने आंखों को धो लीजिए। एक आंखों को धोने के बाद उस पानी को फेंक दीजिए, फिर दूसरे वापस पानी लीजिए और दूसरी आंख को दूसरे इससे धोइए, क्योंकि इस आंख का इन्फेक्शन दूसरे आंख में ना लगे। इसलिए सावधानी रखना है कि उस पानी को आपको, इस आंख का पानी दूसरे आंख में यूज नहीं करना है, उसको फेंक दीजिए। इस तरीके से उसको फेंक दिया, उसके बाद थोड़ा सा और गाढ़ा पानी बचेगा, उस पानी को आप पी जाइए। जो प्रतिदिन त्रिफला का सेवन करता है, तो आयुर्वेद में कहा गया 100 साल तक बूढ़ा नहीं होता, उसको वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होती है। आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ औषधि का अगर कल्प है तो वो आंवले का कल्प कहा, त्रिफला का कल्प कहा जाता है। प्रतिदिन आप लोग 10 आधा चम्मच त्रिफला हम लोग भोजन में डेली ले सकते हैं, सोते समय। और भोजन के बाद हमको आंवले, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी काली मिर्च का पानी प्रतिदिन लेना चाहिए। भोजन के बाद क्या करिए, आंवले को, सॉरी, अजवाइन को पीस करके और काली मिर्च को पीस करके आप डिब्बे में रख लीजिए, और भोजन के बाद उसको मिला करके आप पी जाइए। तो इस तरीके से भोजन के बाद ये आप चिकित्सा ले सकते हैं। आंवले की त्रिफला जो बताया, रात को आप सोते समय सुबह में खाली पेट ये कर लीजिए। जब भैया लोग ऑफिस जाते हैं तो रात को सोते समय त्रिफला का कल्प कर लीजिए। उसके बाद ग्लास में क्या होगा, लास्ट में एक हल्का सा मोटा वाला जो दरदरा सा एक त्रिफला का जो चूर्ण होता है, लास्ट में ग्लास में बचा रहेगा, उसको आप हाथ पे लेकर के हल्के हल्के अपने स्किन पे स्क्रब कर लीजिए। तो आपका नेचुरल स्क्रब बन गया। और इसी तरीके से क्या करना है, बिल्व चूर्ण आता है, जो भगवान शिव को हम लोग बेल फल चढ़ाते हैं, बेल के पत्ते चढ़ाते हैं, उसका बेल फल का एक पाउडर आता है, मार्केट में मिलता है, यहाँ तो गायत्री धाम में अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी बुलवा सकते हैं। तो त्रिफला के पाउडर को क्या, सॉरी, बिल्व फल का जो पाउडर आता है उसको क्या करना है, ये गोल्ड फेशियल का इफेक्ट देगा आपके स्किन पे। ये नेचुरल आपको हम लोग फेशियल की स्टेप बता रहे, तो उसको क्या करिए, बिल्व फल को थोड़ा सा कच्चा दूध, या आपके पास दही, गर्मी का समय तो आप हल्की सी छाछ या दही भी उसमें मिला सकते हैं। गुलाब जल हो तो गुलाब जल मिला करके उसका हल्का सा पेस्ट बना लीजिए, उसमें 1-2 बूंदे ग्लिसरीन की डाल दीजिए, तो अपने चेहरे पे अप्लाई कर दीजिए। आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, बाद में हल्के से मैश करते हुए स्किन को धो लीजिए। आपके चेहरे पे बिल्कुल जैसे बच्चे की स्किन होती है, सॉफ्ट और मुलायम, बिल्कुल आपकी स्किन इतनी मुलायम, और जैसे स्किन पे एकदम शाइनिंग, जैसे गोल्ड फेशियल का जो इफेक्ट आता है, ऐसा ही इफेक्ट आपको बेल फल के चूर्ण से स्किन पे देखने को मिलेगा। सोते समय आप हल्के से गाय के घी या फिर बादाम के तेल की मालिश चेहरे पर करके सोइए, इससे भी काफी लाभ होता है। और सोते समय बहनों को घर पे ध्यान रखना है, पति हो, बच्चा हो, बड़े बड़े घर में हो, तो एक पंचगव्य घृत आता है, तो हमको क्या करना है, पंचगव्य घृत ना गाय के धाम में अवेलेबल है। अगर आपको गाय, ये होना चाहिए गाय के घी से बना हुआ, तो अपने हम लोग ये गाय के घी में बनाते हैं पंचगव्य घृत। और इसमें गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध, दही और घी, इसका उपयोग करके बनता है। तो इसको नस्य पूरण क्रिया में, आयुर्वेद में जो पंचकर्म है, पंचकर्म के अंतर्गत नस्य पूरण क्रिया आती है। नस्य पूरण के अंतर्गत ये पंचगव्य घृत का आपको नस्य करना है। तो सोते समय क्या करिए, 2-2 बूंद दोनों नाक में डाल करके, और 1 बूंद अपने ये वाली उंगली, जो अनामिका उंगली, जिसको आप रिंग फिंगर कहते हैं, क्योंकि हम किसी भी, आपने देखा होगा जब के समय या ध्यान के समय हम लोग इस उंगली का फिंगर का उपयोग नहीं करते हैं, या हम लोग जब मंजन करते हो, दांत साफ करते हो, तब भी इस उंगली का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जीवनी शक्ति का ह्रास करती है। तो आपको ध्यान रखना है, मंजन भी या करो, आप मसूरों की मालिश भी करो, तो आकाश तत्व जो मिडल वाली फिंगर होती है, बड़ी फिंगर, उससे आपको मंजन या दांत को साफ करना चाहिए, मसाज करनी चाहिए मसूरों की। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा नाभि पे अनामिका से थोड़ा सा घृत लिया और अपने नाभि पे लगा लिया। और सोते समय, जैसे ठंड का समय है, तो आप लोग सरसों के तेल से, और अगर गर्मी का समय तो तिल्ली के तेल से पैरों के तलवों की प्रतिदिन मालिश करके सोइए। इससे आपके चेहरे का ओज तेज बढ़ेगा, आपके होठों पे हल्का सा, आपके होठ पिंक कलर के हो जाएंगे, और हल्का, और कभी नहीं फटेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी क्रियाएं आपको यहाँ से बताई, जो श्रद्धेय पंडित जी के सानिध्य में और यहाँ पे आश्रम में रहकर के हमने जो सीखी है।
इसमें बहुत सारी चीजें और बताने जैसी है, समय का अभाव है, समय भी पूरा हो चुका है, 45 मिनट मिले थे, लगभग 1 घंटा पूरा हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सबने यहाँ पे सुना और ये मौका दिया। और गायत्री धाम की तपोभूमि से आप सभी को हम लोग निमंत्रण देते हैं कि आप लोग जब भी समय मिले एक बार अवश्य गायत्री धाम की तपोभूमि में पधारे, जहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के बहुत सारे हम लोग यहाँ पे श्रद्धेय पंडित जी के सानिध्य में शिविर आयोजित होते हैं। नेचुरोपैथी यहाँ पे है, गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी, जो प्राचीन समय में ऋषियों की यहाँ जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, वही पूरी गुरुकुल शिक्षा पद्धति यहाँ पे हम लोग गायत्री धाम में आयोजित की जाती है, जहाँ पे ऋषि कन्याएं और बहुत सारे बालक बालिकाएं, लगभग 300 से 400 बालक बालिकाएं यहाँ पे रेसिडेंसी वाला गुरुकुल है, यहाँ पे पढ़ते हैं। तो पूरी ऋषि प्रणीत जो दिनचर्या थी, सुबह प्रातः 4 बजे से जागरण से लेकर यज्ञ वगैरह है, गीता पाठ बच्चे करते हैं। यहाँ पे गो विज्ञान शाला है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे पंचगव्य से अनेक औषधियां निर्माण की जाती है। लगभग 80 किस्म की औषधियां यहाँ पे हम लोग आयुर्वेद में निर्माण करते हैं स्वावलंबन विभाग के अंतर्गत। तो गुरुदेव के सप्ताह आंदोलन यहाँ पे चलाने की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं गायत्री धाम के माध्यम से। और श्रद्धेय पंडित जी का व्यक्तित्व आप लोगों के बीच में समय समय पे आते रहा है। विगत 20 वर्षों से उन्होंने बिना भोजन के बिना अन्न के भी जीवन यापन करते हैं। तो हम लोग ये जो चीजें आपको बताई, थोड़े छोटे छोटे सूत्र जो आहार से चर्या से संबंधित है, वो भी अपने जीवन में उतार के आप देखिए, बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। मैं संपूर्ण आपका जो मंच है आप लोगों का, नारी जागरण मंच और किशोरी जागरण मंच के माध्यम से पल्लवी दीदी ने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। और साथ ही में हमारे जो राम दुलारी दीदी है, उन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और मुझे मोटिवेट किया इस चीज के लिए। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।